नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। मैं हूं रवि मिश्रा। एक तरफ शारदा चिटफंड घोटाला, दूसरी ओर बर्दवान ब्लास्ट। दो अलग अलग मामले, लेकिन जब इन दोनों घटनाओं के सिरे आपस में मिले तो सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने कई सवाल पैदा कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो गरीबों का पैसा लूटकर देश की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब तो सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या है शारदा का आतंक कनेक्शन। तो शारदा घोटाले के तार अब आतंकियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक घोटाले के पैसे बर्दवान में हुए ब्लास्ट के आरोपियों तक पहुंचाए गए थे। बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के खाते में पैसे को ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा ताजा जानकारी यह भी है कि बर्दवान में जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ, वहां से कई घर आपस में सुरंग के जरिए जुड़े हुए थे। शारदा घोटाले में खुलासा। बर्दवान धमाके में हुआ पैसे का इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के शारदा घोटाले का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ताजा खुलासा हुआ है कि 2 अक्टूबर को हुए बर्दवान में धमाके में बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कुछ और भी नेता सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। जमात उल मुजाहिदीन संगठन जांच के दायरे में। तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता पर शक। दरअसल जो कहानी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 अक्टूबर को ब्लास्ट में मरने वाले दोनों संदिग्धों का रिश्ता जमात उल मुजाहिदीन से था। जांच दल इस बात का पता लगा रहा है कि जमात उल मुजाहिदीन को पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख नेता ने पैसे देने में मदद की है या नहीं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि शारदा घोटाले के पैसे का इस्तेमाल बर्दवान ब्लास्ट में हुआ। इसके लिए घोटाले का पैसा बांग्लादेश के इस्लामिक बैंक ऑफ बांग्लादेश में ट्रांसफर किया गया। शारदा चिटफंड का आतंकवादी संगठन से लिंक। हजारों करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले की कड़ी अब वर्धमान बम ब्लास्ट के साथ जुड़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा जांच दल की शुरुआती जांच के दौरान ये बात खुलकर आ रही है कि शारदा चिटफंड के पैसे बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के बैंक खातों में भी जमा किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय जांच के आधार पर यह बात सामने आया है कि भारत से जमात उल मुजाहिदीन के मोटी रकम मिलती थी और इसके बहुचर्चित तृणमूल कांग्रेस नेता के नाम भी सामने आ रहा है। स्थानीय पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी द्वारा कुछ प्रमुख नाम है जिनको इस षड्यंत्र में पहचान की गई है, लेकिन मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल किसी की भी नाम खुलासा नहीं किया जा रहा है। मिले दस्तावेजों से एजेंसी हुई चौकन्ना। कार पर मिला आर्मी का स्टिकर। सूत्रों का यह कहना है कि जमात उल मुजाहिदीन का इस मामले में पूरा हाथ होने की खबर है, लेकिन यह भी सच है कि वर्तमान में इस आतंकी संगठन का कोई ना कोई मददगार जरूर है। दूसरी ओर बर्दवान बम ब्लास्ट में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वहां कई घर सुरंग के जरिए आपस में जुड़े थे। एनआईए की टीम इस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर जांच के सिलसिले में एजेंसी अब मंगलकोट के सिमुलिया मदरसे पहुंची तो वहां से कई दस्तावेज और एक गाड़ी बरामद हुई। बरामद नैनो कार में इंडियन आर्मी की स्टिकर लगी हुई थी। जांच एजेंसी ने जब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में पता लगाया तो वो किसी बाइक के नाम पर दर्ज था। इसके अलावा मदरसे के अंदर से कुछ किताब और कागजात मिले हैं, जिससे ये बात सामने आ रही है कि सभी शख्स जिहादी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। लेकिन जिस जगह इस पूरे मामले का सबूत रखा गया है
वहां सुरक्षा के नाम पर महज 2 होमगार्ड के कांस्टेबल तैनात थे। जांच एजेंसी पश्चिम बंगाल पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था से खुश नहीं है। जाहिर है सरकार और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लाजमी हैं। कोलकाता से कृपाशंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और अब यह मामला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि एक तरफ जहां इसमें गरीबों का पैसा डूबा, वहीं दूसरी ओर देश की सुरक्षा के खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल करने की जानकारी मिल रही है। आतंक का यह कनेक्शन बर्दवान ब्लास्ट के बाद सामने आया। इस धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आतंक के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होता गया। तारीख 2 अक्टूबर, जगह बर्दवान और एक धमाका। बर्दवान में हुए इस धमाके की गूंज बहुत दूर तक जाती दिखाई दे रही है और धुआं साजिशों के ऊंचे आसमान तक उठता नजर आ रहा है। जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस धमाके के बाद मिली जानकारी जहां एक और बड़ी आतंकी साजिशों का खुलासा करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर इसके लिए जो फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया गया उसके तार एक ऐसे घोटाले से जुड़े होने की बात सामने आ रही है जिसमें राजनीति से लेकर फिल्म और व्यापार जगत की कई बड़ी हस्तियों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। सबसे पहले बात आतंकियों की साजिश की। 2 अक्टूबर को बर्दवान में हुए धमाके के बाद 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें धमाके में मारे गए संदिग्ध आतंकी शकील अहमद की पत्नी रजिया उर्फ रूमी भी है। इन दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि इनकी योजना कोलकाता एयरपोर्ट को उड़ाने की थी। साथ ही बर्दवान में मंगोल कोट में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके लिए एक मदरसे का इस्तेमाल होता था और करीब 40 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही थीं। मदरसे में किसी भी बाहरी इंसान के आने जाने पर पाबंदी थी। महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम रात और सुबह में होता था। लेकिन अब सवाल है कि बाकी महिलाओं का क्या हुआ? वो इस समय कहां हैं? लेकिन जांच एजेंसियों के होश तब उड़ गए जब यह पता चला कि इस मामले का कनेक्शन देश के कई राज्यों और सीमा पार बांग्लादेश से भी है। सीआईडी के जांच दल की एक रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल सिम कार्ड की कॉल डिटेल से यह पता चलता है कि संदिग्ध आतंकी का नेटवर्क मुंबई और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। इन दोनों जगहों पर वो लगातार किसी से बातचीत करता रहा है। एक इंटरनेट कैफे से एक कंप्यूटर भी सीज किया गया है, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर किया करता था। गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि 2 शख्स कौसर और अबुल कलाम बम बनाने के लिए पैसा मुहैया कराते थे, लेकिन ये बम कहां ले जाते थे इस बारे में जानकारी होने से महिलाओं ने इनकार किया है। पूरे मामले में 2 महिलाओं के अलावा अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन साजिशों के तार यहीं तक नहीं रुकते। जैसे जैसे धमाके की जांच आगे बढ़ती गई, एक नाम और भी सामने आता गया। बर्दवान धमाके में मारे गए आतंकी का रिमोट सीमा पार से कंट्रोल होता था। जी हां, वो सीधे तौर पर जमातुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम गतिविधियां जमातुल मुजाहिदीन के इशारे पर होती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जमातुल मुजाहिदीन के इशारे पर चलने वाले इस नेटवर्क को पैसा कहां से आता था, इस बात को लेकर मिल रही जानकारियों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन के खाते में शारदा घोटाले का पैसा जमा कराया गया। लेकिन यह पैसा कौन जमा करवाता था, इसकी जांच के दौरान यह शक जाहिर किया जा रहा है कि टीएमसी के एक नेता ने यह पैसे जमा करवाए। हालांकि अभी इस बात की जांच जारी है। गौरतलब है कि शारदा स्कैम के सिलसिले में अब तक कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ हो चुकी है।
यानी सुरक्षा एजेंसियां हर तरीके से इस मामले की तह में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि मामला अब सिर्फ किसी चिटफंड कंपनी के घोटाले से जुड़े होने का नहीं है, बल्कि इन पैसों का देश की सुरक्षा के खिलाफ और आतंकवाद को समर्थन के लिए होता था। कोलकाता से कृपाशंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। स्कैम की जांच जब शुरू हुई तो इस कंपनी के प्रमोटर से पहले पूछताछ की गई, लेकिन बाद में इस दायरे में उद्योग जगत, पुलिस प्रशासन, राजनीति और फिल्म जगत के कई बड़े चेहरों का नाम सामने आने लगा। कुछ से पूछताछ हुई, कुछ को गिरफ्तार किया गया। शारदा स्कैम जब चर्चा में आया तब शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि यह मामला इतनी दूर तक जाएगा। कई बड़े चेहरे इसकी जांच के दायरे में आए और उनसे पूछताछ जारी है। यह आंकड़ा सैकड़ों लोगों तक का है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं वो बड़े चेहरे जिनसे शारदा चिटफंड घोटाला मामले में अब तक पूछताछ की गई है। सुदीप्तो सेन शारदा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ग्रुप के दिवालिया होने से पहले सेन ने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी। इस खत में उन्होंने तृणमूल सांसद कुणाल घोष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। सेन ने लिखा कि उन्होंने कई नेताओं को भारी रकम दी है। उन्होंने ये भी लिखा कि कुणाल घोष ने घाटे वाली मीडिया कंपनियों में पैसा लगाने को मजबूर किया। कथित तौर पर कुणाल घोष ने सेन को ब्लैकमेल किया और अपने एक चैनल को बाजार दर से कम दाम पर बेचने को मजबूर किया। सीबीआई को चिट्ठी भेजने के बाद सेन कोलकाता से भाग गए। बाद में वे कश्मीर में 2 सहयोगियों के साथ पकड़े गए। फिलहाल वो कोलकाता जेल में हैं। कुणाल घोष। शारदा स्कैम में सबसे पहले आरोपों की गाज जिस बड़े नाम पर गिरी वो नाम था कुणाल घोष का। कुणाल घोष पर सुदीप्तो सेन ने ब्लैकमेल करने समेत कई आरोप लगाए थे। घोष शारदा ग्रुप में मीडिया समूह के सीईओ भी थे और हर महीने वो 16 लाख रुपए लेते थे। सीबीआई ने पूछताछ के बाद कुणाल घोष को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद घोष ने तृणमूल के कई नेताओं पर आरोप लगाया कि वो भी इस घोटाले में शामिल हैं। घोष के बयान के बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। देवयानी मुखर्जी। देवयानी 2010 में शारदा में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर भर्ती हुई थी, लेकिन जल्दी वो कंपनी में नंबर 2 की हैसियत पर पहुंच गई। वो ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई, जिसके बाद चेक दस्तखत करने के अधिकार भी उनके पास थे। उसे सुदीप्तो सेन के साथ गिरफ्तार किया गया। मिथुन चक्रवर्ती। ये सबको चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन इस मामले में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई। मिथुन तृणमूल के सांसद हैं और शारदा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। हालांकि मिथुन का बचाव करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक साजिश करार दिया और कहा कि यह भाजपा का षड्यंत्र है। नलिनी चिदम्बरम। सुदीप्तो सेन ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी पर भी आरोप लगाए। सेन ने उन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। सीबीआई को भेजी अपनी चिट्ठी में उसने नलिनी का जिक्र किया। हालांकि नलिनी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। ममता की पेंटिंग का मामला। शारदा ग्रुप के प्रमोटर सुदीप्तो ने ममता बनर्जी की एक पेंटिंग 1.80 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस खरीद पर भी सीबीआई की नजर बनी हुई है। इस मुद्दे को पीएम मोदी ने चुनाव के समय भी उठाया था। हालांकि उस समय सुदीप्तो ने ऐसी किसी भी पेंटिंग को खरीदने की बात से इनकार किया था। इन नामों के अलावा कई नाम हैं जिनका कनेक्शन करोड़ों के इस घोटाले से है। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, लेकिन अब जब शारदा घोटाले में आतंक का कनेक्शन सामने आया है तो जांच में और तेजी आ गई है। कोलकाता से कृपाशंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। दरअसल ये पूरा मामला 2013 में सामने आया, जब कंपनी की हालत खस्ता हो गई। चिटफंड के नाम पर करीब 17 लाख लोगों के 300 अरब रुपए डूब गए। शारदा के चेयरमैन सुदीप्तो सेन ने फ्रॉड करके वो माया जाल बुना जिसके जाल में निकल पाना लोगों के लिए आसान नहीं था। आम लोगों के लिए आसान स्कीम लाई गई, लोगों ने भी खूब निवेश किया, लेकिन उनके सपने तार-तार हो गए। शारदा ग्रुप का 2460 करोड़ चिटफंड का घोटाला।
17 लाख लोगों के 300 अरब रुपए डूबे। शारदा ग्रुप की पोंजी स्कीम 2013 में ठप हो जाने के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ। शारदा ग्रुप 200 निजी कंपनियों का समूह है। ये सभी 200 कंपनियां पूरे पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में ग्रुप निवेश की योजनाएं यानी चिट फंड चलाती रही हैं। 2013 में शारदा ग्रुप की हालत खराब हो गई और करीब 17 लाख लोगों के 300 अरब रुपए डूब गए। दरअसल शारदा के चेयरमैन सुदीप्त सेन का उनके ग्रुप की सभी कंपनियों की जमा रकम पर पूरा कंट्रोल था। सेन पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से फ्रॉड करके फंड का गलत इस्तेमाल किया। सुदीप्तो ने अपने फायदे के लिए सत्ताधारी दल का चालाकी से इस्तेमाल किया। दरअसल बंगाल में बड़े उद्योग स्थापित करवाने की ममता सरकार की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही थीं। इसी मौके पर शारदा ग्रुप ने सरकार को सहारा देने के लिए मोटरसाइकिल कंपनी खरीद ली। जल्द ही उसने अखबार और न्यूज चैनल भी शुरू कर दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हुआ। आरोप है कि शारदा ग्रुप ने कंपनी के कर्मचारियों से लेकर एजेंट तक की भर्ती में टीएमसी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी। आरोपों के मुताबिक पार्टी के कैडर मजबूत होते देख शारदा ग्रुप के कार्यक्रमों में टीएमसी नेताओं का दिखना भी शुरू हो गया। अखबार, चैनल, सरकार से नजदीकी भरोसा जमाने के बाद शारदा ग्रुप गरीबों की जमा पूंजी ले उड़ा। क्या है पोंजी स्कीम? जांच रिपोर्ट के मुताबिक शारदा ग्रुप की 4 कंपनियों का इस्तेमाल 3 स्कीमों के जरिए पैसा इधर से उधर करने में किया गया। ये 3 स्कीम्स थीं: फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और मंथली इनकम डिपॉजिट। इन स्कीम्स के जरिए भोले भाले जमाकर्ताओं को लुभाने की कोशिश की गई और उनसे वादा किया गया कि बदले में जो इंसेंटिव मिलेगा वो प्रॉपर्टी या फॉरेन टूर के रूप में होगा। क्या था शारदा का प्लान और कमीशन? शारदा ने अपने प्लान में 80% गरीब लोगों को निशाना बनाया। आरोपों के मुताबिक शारदा ग्रुप ने 165 कंपनियों के जरिए चिट फंड ठगी का जाल बुना। कंपनी ने 2 तरह की स्कीम से गरीबों को धोखे का शिकार बनाया। पहली स्कीम में रोजाना 20 रुपए जमा करने पर 10,500 रुपए की वापसी का झांसा दिया गया। रोजाना स्कीम में 1,500 रुपए शुद्ध मुनाफे का वादा किया गया। दूसरी योजना में 7 साल तक 10,000 रुपए जमा करने पर 40,000 रुपए वापसी की गारंटी दी गई। इस लुभावनी योजना की वजह से ही पश्चिम बंगाल ही नहीं, आसपास के राज्यों के गरीबों ने भी शारदा की योजना में अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। 2008 में बनी कंपनी महज 4 साल में ही कई 100 करोड़ की मालिक बन गई। लेकिन 10 अप्रैल 2013 को उसका मायालोक ध्वस्त हो गया। शारदा ग्रुप के दफ्तरों का शटर गिर गया। एक झटके में लाखों लोग बर्बाद हो गए। शारदा घोटाले की चपेट में कितने लोग आए, ये अंदाजा इस बात से हो सकता है कि जांच कमीशन के पास 20 लाख शिकायतों का आंकड़ा पहुंचने का अनुमान है। जाहिर है घोटाले की माया ने गरीबों के सपने को तार तार कर दिया। कोलकाता से कृपाशंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। यह खुलासे वाकई चिंता का कारण है। गरीब लोगों का पैसा लूट लिया जाता है, फिर उसी पैसे से लोगों का खून बहाने की साजिश रची जाती है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि भ्रष्टाचार के जरिए आम लोगों की जमा पूंजी और जिंदगी दोनों खत्म करने के इस खेल में कई बड़े लोग शामिल हैं। वो लोग जिन पर जनता ने भरोसा किया, वो लोग जिन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, वो लोग जिन्हें जनता की रक्षा करनी थी। भ्रष्टाचार के ये कनेक्शन वाकई बेहद खतरनाक और शर्मनाक हैं। भास्कर स्पेशल में आज इतना ही। आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।